हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर, डुअल नेचर का मतलब है स्टूडेंट्स दो नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, उसके बाद हम लोग जाएंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर पे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि रेडिएशन क्या है। व्हाट इज रेडिएशन? ठीक है, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं रेडिएशन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेडिएशन? व्हाट इज रेडिएशन? स्टूडेंट्स, हम लोग जो लाइट कहते हैं, लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको आप सिंपली रेडिएशन बोल सकते हो। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में आएगा तो फिर लाइट क्यों नहीं लिखा, रेडिएशन क्यों लिखा? समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स, लाइट बोलने से ऐसे फील होता है कि हम लोग विजिबल पार्ट का बात कर रहे हैं, सिर्फ विजिबल पार्ट का बात कर रहे हैं। वेव की ओर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो लाइट बोलने से ऐसे लगता है कि हम लोग विजिबल पार्ट का बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन रेडिएशन में सिर्फ विजिबल पार्ट नहीं होता है, इनविजिबल भी होता है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट हो गया, माइक्रो हो गया, रेडियो हो गया, इंफ्रारेड हो गया, एक्सरे हुआ, गामा हुआ। बट ऑल दिस कम्स अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑल दिस कम्स अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग रेडिएशन बोलेंगे अभी से। ठीक है, लाइट ना बोल के रेडिएशन बोलेंगे, मतलब थोड़ा ब्रॉडली बोल रहे और कुछ नहीं, थोड़ा ब्रॉडली बोल रहे। ठीक है, लेकिन रेडिएशन बोलते ही दिमाग में ये भी आना चाहिए कि इसमें लाइट भी आएगा। ठीक है, या किसी किसी जगह पे रेडिएशन के जगह पे अगर आप लाइट लिखते हो तब भी कोई गलती नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो अभी से हम लोग रेडिएशन बोलेंगे लाइट के जगह पे। ठीक है, या लाइट के जगह पे रेडिएशन ना बोल के आप लाइट भी बोल सकते हो, लेकिन रेडिएशन बोलना ज्यादा आप ब्रॉडली बोल रहे हो। समझ में आया स्टूडेंट्स यहां तक? नाउ स्टूडेंट्स, लाइट के रिलेटेड बहुत सारा फेनोमेना है, या आप बोल सकते हो रेडिएशन के रिलेटेड बहुत सारा फेनोमेना है, लाइक रिफ्लेक्शन, देन refraction, then interference, then diffraction, then polarization. ठीक है, then photoelectric effect. ठीक है ना स्टूडेंट्स, रेडिएशन इज बेसिकली अ वेव। रेडिएशन इज बेसिकली अ वेव, या आप बोल सकते हो लाइट इज नथिंग बट अ वेव। लाइट क्या है? वेव है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? रेडिएशन क्या है? वेव है। जब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के बाद आया, तो रेडिएशन को वेव पकड़ के, मतलब वेव नेचर ऑफ रेडिएशन से ये सारा फेनोमेना एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? सारा फेनोमेना एक्सप्लेन हो गया। लेकिन रेडिएशन को या लाइट को वेव मान के, रेडिएशन या लाइट को वेव मान के जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने गया, साइंटिस्ट लोग जब फोटो इलेक्ट्रिक
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब एक्सप्लेन करने गया तो देखा नहीं हो रहा है एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तब देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और भी है कॉम्पटन इफेक्ट और एक है कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब फेनोमेना जब एक्सप्लेन करने गया तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा, फिजिसिस्ट देखा कि लाइट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल या रेडिएशन बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हुआ। कौन कौन? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इसीलिए अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा व्हाई नेम ऑफ द चैप्टर इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मैटर का बात लास्ट में करेंगे। व्हाई नेम ऑफ द चैप्टर इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, बिकॉज रेडिएशन हैज टू नेचर, डुअल नेचर। वन इज वेव नेचर, अनदर इज पार्टिकल नेचर। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वेव नेचर ऑफ रेडिएशन से एक्सप्लेन होता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये सब आप लोगों को पढ़ाया जाता है इन चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। समझ में आ रहा है? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट से या वेव नेचर ऑफ रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। ठीक है, तब कौन सा नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हुआ था? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हुआ। ठीक है, अभी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या है वो तो हम लोग धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। हम लोग को पता है कि मेटल्स के पास, मेटल्स के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब मान लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करता रहता है, ये भी हम लोग को पता है। नेक्स्ट, ये जो सरफेस के आसपास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है फ्रेंड्स, ये बाहर क्यों नहीं आता? मेटल्स के बाहर क्यों नहीं आता? तो स्टूडेंट्स आंसर इज कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आने का कोशिश करता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आने का कोशिश करता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आने का कोशिश किया, यहां पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि मेटल तो एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का कोशिश करेगा, पॉजिटिव बन जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को फिर से अपने ओर खींच लेता है। तो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो बाहर से क्या सप्लाई करना पड़ेगा? एनर्जी टू ओवरकम दैट अट्रैक्शन। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते वक्त जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बन के जो अट्रैक्ट कर लेता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव बन के जो इलेक्ट्रॉन को फिर से खींच लेता है अपने ओर, उस अट्रैक्शन को अगर ओवरकम करना है तो आपको देना पड़ेगा एनर्जी, आपको देना पड़ेगा एनर्जी। स्टूडेंट्स, यस, मेटल सरफेस पे एनर्जी जब हम लोग देंगे, जब एनर्जी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएगा। लेकिन इट इज नॉट दैट कोई भी वैल्यू ऑफ एनर्जी या कोई भी मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी गिरेगा और इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए मेटल सरफेस से निकल के आने में, मेटल के बाहर आ जाने में,
उसको कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। समझ में आ रहा है? मिनिमम जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन को, मिनिमम एक फ्री इलेक्ट्रॉन को, सरफेस का फ्री इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, जिसके फुलफिल होने से वो जस्ट मेटल सरफेस से निकल के आएगा, वो जस्ट मेटल सरफेस से निकल के आएगा, मिनिमम बोल रहे स्टूडेंट्स बार बार, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, जो कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, जो कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। तो चलिए वर्क फंक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required by a free electron, the minimum amount of energy required by a free electron to just escape from a metal surface, to just escape from a metal surface, to just escape from a metal surface is called work function, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे फाई नॉट से। किसी किसी बुक में W नोट से भी डिनोट करते हैं, सो डिनोट तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, और इसको हम लोग वर्क फंक्शन यहां पे लिख लेते हैं कि वर्क फंक्शन इज measured in electron volt. Electron volt is a unit of energy. Electron volt is a unit of energy, and 1 electron volt equals to होता है स्टूडेंट्स 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 जूल। ठीक है, तो वर्क फंक्शन को हम लोग मेजर करते हैं इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस यूनिट में मेजर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा और ध्यान दीजिए। तो आप सोच सकते हो कि जस्ट पे मैंने अंडरलाइन क्यों किया, जस्ट को मैंने अंडरलाइन क्यों किया। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट, द मिनिमम अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को, किसी सरफेस का फ्री इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए वर्क फंक्शन ही मिला, वर्क फंक्शन जो अमाउंट है एनर्जी का उतना ही मिला, एग्जैक्टली उतना मिला, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो निकल तो जाएगा, वो निकल तो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मिनिमम दिया गया, जस्ट निकलने के लिए जितना चाहिए सिर्फ उतना दिया गया। मतलब निकलने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई एनर्जी नहीं बचा उसके पास, क्योंकि जस्ट निकलने के लिए, जस्ट मेटल सरफेस से एस्केप होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी कि वर्क फंक्शन, सिर्फ उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को मिला। ठीक है ना, उसके बाद उसके पास कोई एनर्जी नहीं रहा। समझ में आ रहा है? तो निकलने के बाद उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि सब तो खर्चा हो गया निकलने में, क्योंकि ठीक उतना ही मिला जितना उसको चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये टेबल लिया है आप लोगों के लिए। यहां पे मेटल्स है और यहां पे मेटल्स का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन कितना है स्टूडेंट्स, 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कॉपर का
4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकल का 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि अलग अलग मेटल्स का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एल्यूमिनियम का सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको अगर हम लोग 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे, ठीक है, जो कि मिनिमम एनर्जी है निकलने का, वो जस्ट निकल के आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को दूं, ठीक है, अगर निकल के सरफेस के फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिले, क्या वो निकल के आएगा? ठीक है, क्या वो मेटल सरफेस से निकल के आएगा? क्या वो निकल सरफेस से निकल के आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कितना है? 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज ग्रेटर देन 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसका मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट एल्यूमिनियम के मिनिमम एनर्जी के रिक्वायरमेंट से ज्यादा है। आया स्टूडेंट समझ में? अभी तक तो क्लियर हो गया होगा, आया ना? तो स्टूडेंट्स, ये मैंने जस्ट ये टेबल का हेल्प लिया आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप लोगों को ये सब वैल्यूज याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वर्क फंक्शन क्लियर, आगे बढ़े। स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एमिशन, वो हम लोग को समझ में आ चुका है। किसी भी मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जब मिलता है, वो मेटल सरफेस से निकल के आता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। अभी उसका थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, और किस मोड से, किस मेथड से, किस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाता है, किस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाता है, ऑन दैट बेसिस इलेक्ट्रॉन एमिशन को क्लासिफाई किया गया, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एमिशन, द फेनोमेनन ऑफ emission of electrons from a metal surface is called electron emission. The phenomenon of emission of electrons from a metal surface is called electron emission. ठीक है, अभी स्टूडेंट्स, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा मोड से एनर्जी दिया गया, कौन सा मोड से एनर्जी दिया गया, किस प्रोसेस से एनर्जी दिया गया, ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एमिशन को क्लासिफाई किया। ठीक है, हम लोगों ने नहीं, मतलब फिजिसिस्ट ने इलेक्ट्रॉन एमिशन को क्लासिफाई किया, तो वही देखेंगे हम लोग। नंबर 1, थर्मायोनिक एमिशन। बार बार बोल रहा हूं, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन एमिशन ओनली। ठीक है, थर्मायोनिक एमिशन, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? हीटिंग करके, मतलब हीट फ्लो करवा के एनर्जी दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। बाय सुइटेबली heating, sufficient thermal energy can be imparted to the free electrons to enable them to come out of the metal. समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? आया? तो इसमें इन थर्मायोनिक एमिशन में कैसे एनर्जी दिया जाता है? थर्मल एनर्जी दिया जाता है बाय हीटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 2, फील्ड एमिशन। इस इलेक्ट्रॉन एमिशन में स्टूडेंट्स एनर्जी दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को, मेटल सरफेस का फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, बाय अप्लाइंग हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाई ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर के आसपास। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ मेटल, electrons can be pulled out of the metal. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस इलेक्ट्रॉन एमिशन को कहते हैं फील्ड एमिशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके हम लोग फर्दर और स्टडी करेंगे और काफी स्टडी करेंगे, वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोटो? आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस में फोटो क्या होता है? लाइट। फोटोसिंथेसिस में फोटो क्या होता है? लाइट। सिमिलरली यहां पे भी फोटो का मतलब क्या है? लाइट। सो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? नाउ प्लीज कंसंट्रेट स्टूडेंट्स। व्हेन लाइट of
suitable frequency, when light of suitable frequency, फ्रीक्वेंसी का क्या बात आया वो तो अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, काफी कुछ पढ़ाई करना है इसको लेके, ठीक है ना। इन सब को लेके अभी हम लोग और डिस्कस नहीं करेंगे, फर्दर स्टडी सिर्फ इसको लेके ही करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface, ठीक है। जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी या आप हाई फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, तो मैं क्यों हाई फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं वो आगे जाके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी लाइट या हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, आप रेडिएशन भी बोल सकते हो या रेडिएशन बोलना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, लाइट बोलने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आके मेटल सरफेस पे गिरता है तब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है और इलेक्ट्रॉन्स निकल के आता है। दैट इलेक्ट्रॉन एमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दैट इलेक्ट्रॉन एमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आता है, क्योंकि फोटो गिरा, लाइट गिरा और निकल के आया, इसलिए वो सब इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। द फोटो और लाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, जो कि फिजिसिस्ट थे, light travels in the form of small packets of energy, light travels in the form of small packets of energy, ठीक है, वो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है स्टूडेंट्स, ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, पैकेट्स के फॉर्म में, पैकेट्स, ठीक है। ये मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है मान लीजिए, यहां से एनर्जी कैसे निकलेगा, कंटिन्यूअस, नो, कैसे निकलेगा, पैकेट्स 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 पैकेट्स, समझ में आ रहा है। और एक एक पैकेट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है स्टूडेंट्स फोटॉन, ठीक है, एक एक पैकेट को कहा जाता है फोटॉन, एक एक पैकेट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है फोटॉन, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसको नाम क्या दिया गया, तो आप बोलोगे फोटॉन, विच इज बेसिकली अ पैकेट ऑफ एनर्जी, अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। किसी भी सोर्स ऑफ रेडिएशन से एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में, जैसे कि पाइपलाइन से जैसे पानी आता है ऐसे नहीं निकलता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं निकलता है, पैकेट्स पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है, समझ में आ रहा है, पैकेट्स पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है। और एक एक पैकेट का फिक्स्ड एनर्जी है और एक फिक्स्ड मोमेंटम भी है, वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, व्हाट इज क्वांटम। सो यहां पे एक एक पैकेट को हम लोग बोल रहे हैं क्वांटम, एक एक पैकेट को हम लोग बोल रहे हैं क्वांटम, ठीक है। और बहुत सारे पैकेट्स को एक साथ बोलेंगे क्वांटा, क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर क्लियर। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे मिल्कमैन आता है, आपके घर पे मिल्कमैन आता है, ठीक है, तो आपको वो किस फॉर्म में मिल्क देके जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में मिल्क देके जाता है, ठीक है ना। अब जो अमाउंट बोलोगे आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर शॉप में जाओगे और मिल्क खरीदोगे तो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, शॉप में जाओगे और मिल्क खरीदोगे तो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, पैकेट्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो वही यहां पे कहा जा रहा है कि लाइट जो ट्रेवल करता है, लाइट जो ट्रेवल करता है उसमें जो एनर्जी है, लाइट का जो एनर्जी है, रेडिएशन का जो एनर्जी है, वो कंटिन्यूअस नहीं रहता,
वो पैकेट्स के फॉर्म में रहता है, वो पैकेट्स के फॉर्म में रहता है, और एक एक पैकेट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है फोटोन, एक एक क्वांटम को कहा जाता है फोटोन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी कि फोटॉन्स का कुछ बेसिक फीचर्स देखेंगे। नंबर 1, फोटोन ट्रेवल्स विथ स्पीड c। तो ऑब्वियसली फोटोन तो लाइट का ही पार्टिकल नेचर को कहा जाता है, लाइट का ही पार्टिकल नेचर को फोटोन कहा जाता है। तो जो लाइट का स्पीड होगा फोटोन का भी वही स्पीड होगा। सो फोटोन ट्रेवल्स विथ स्पीड c इन वैक्यूम। ठीक है ना? व्हाट इज c? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? वो हम लोग को पता है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? इन वैक्यूम मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा। नेक्स्ट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये हम लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ईच फोटोन हैज एनर्जी E equals to h nu. Each photon has energy E equals to h nu. Now what is nu? What is nu? Nu is frequency of radiation. Frequency of radiation. हर एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है स्टूडेंट्स? h nu। मतलब हर एक मतलब एक एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? h nu। एक एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? h nu। एक एक पैकेट ऑफ एनर्जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? उस पैकेट का एनर्जी कितना होता है? h nu। व्हाट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना? ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? 6.63। उसके बाद और नहीं लिखने से होगा, multiplied by 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है? तो स्टूडेंट्स इसको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ध्यान दिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा स्पीड ऑफ वेव क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ अ वेव क्या होता है? न्यू लैम्डा। ठीक है? तो यहां पे तो हम लोग फोटोन का स्पीड का बात कर रहे हैं। ठीक है? और कुछ मीडियम का बात नहीं करते तो वैक्यूम का बात करेंगे। सो c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, स्पीड ऑफ फोटोन। ठीक है? ये पता है ना रिलेशन हम लोग को? तो देखिए यहाँ पे, तो न्यू के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्डा। तो न्यू के जगह पे लिखा c बाय लैम्डा। ये हो गया एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और ये हो गया एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहां से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, एनर्जी ऑफ ए फोटोन भी ज्यादा होगा। लैंग्वेज पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, फोटोन का एनर्जी भी ज्यादा होगा। क्लियर? सिमिलरली इससे अगर बोलेंगे तो रेडिएशन का वेवलेंथ जितना शॉर्ट होगा, रेडिएशन का वेवलेंथ जितना शॉर्ट होगा, फोटोन का एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है? ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है? ये हम लोग याद रखेंगे कि फोटोन का एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? एक फोटोन का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? एक रेडिएशन का फोटोन का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? उस रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पे, या आप बोल सकते हो वेवलेंथ पे। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है? नेक्स्ट नंबर 3, ईच फोटोन हैज मोमेंटम। ईच फोटोन हैज मोमेंटम। इससे स्टूडेंट्स और क्लियर होता है, मोमेंटम जो है वो पार्टिकल्स का होता है। मोमेंटम किसका होता है स्टूडेंट्स? पार्टिकल्स का होता है। तो इससे और क्लियर होता है कि फोटोन यहाँ पे एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। ईच फोटोन हैज मोमेंटम p equals to h nu by c। ठीक है? p equals to h nu by c। Now c equals to न्यू लैम्डा, तो c के जगह पे अगर आप न्यू लैम्डा लिखोगे तो न्यू कैंसिल, p becomes h by लैम्डा। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ
वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एक पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला रेडिएशन का, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एक पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला रेडिएशन का हर एक फोटॉन्स का एनर्जी सेम होगा या हर एक फोटोन का मोमेंटम सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई रिपीट, एक बार देख लेते क्या लिखा मैंने। ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और अ पार्टिकुलर वेवलेंथ हैव द सेम एनर्जी एंड मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम लोग एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन ले, उसके हर एक फोटोन का एनर्जी सेम होगा या उसके हर एक फोटोन का मोमेंटम सेम होगा। ठीक है, वो तो स्टूडेंट्स अभी अभी हम लोगों ने देखा कि फोटोन का एनर्जी या मोमेंटम उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। समझ में आया? सो फॉर अ रेडिएशन ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ और पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसके हर एक फोटोन का एनर्जी या उसके हर एक फोटोन का मोमेंटम सेम होगा। ठीक है, एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। आप अगर उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन का या उस पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे या कमाएंगे, उससे फोटोन का एनर्जी में, एक एक फोटोन का एनर्जी में, एक फोटोन का मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अभी इंटेंसिटी बढ़ाने से या कमाने से किसमें चेंजेस आता है, या इंटेंसिटी बढ़ाना या कमाना, एक रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाना या कमाना का मतलब क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एक पार्टिकुलर वेवलेंथ या एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन का अगर इंटेंसिटी बढ़ाया जाता है, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि इन ए गिवन एरिया, इन ए गिवन टाइम उस पर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आके गिरेगा। ठीक है, यहां पे ऐसे रेडिएशन आके गिर रहा है। ठीक है, किसी सोर्स से रेडिएशन आके गिर रहा है ऑफ अ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, अभी आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या चेंजेस आया, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आके गिरेगा, इन ए गिवन टाइम। ठीक है, लेकिन एक फोटोन का एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में चेंज नहीं किया। ठीक है, इस जगह को स्टूडेंट्स बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनना है क्योंकि आगे जाके आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार देख लेते हैं, पूरा मन लगा के देखना है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, ठीक है, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ या एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन का अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन या एक पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला रेडिएशन का अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, देयर इज एन increase in the number of photons, there is an increase in the number of photons incident in a given area in a given time. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? But the energy of each photon remains the same. Yes. ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा, इंटेंसिटी जैसे आपने बढ़ाया, नंबर ऑफ ज्यादा फोटॉन्स आके गिर रहा है। ठीक है, इन ए गिवन टाइम, इन ए गिवन एरिया ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आके गिर रहा है, लेकिन अभी भी तो वेवलेंथ में तो आपने चेंज नहीं लाया ना, फ्रीक्वेंसी में आपने चेंज नहीं लाया, तो हर एक फोटोन का एनर्जी सेम होगा।
जस्ट इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आके गिर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। सो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा क्लियर रखना है स्टूडेंट्स, पूरा क्लियर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटॉन्स के पास कोई नेट चार्ज नहीं होता। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, और अगर चार्ज मूविंग हो तो मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन देखा गया इन एक्सपेरिमेंट कि फोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोटॉन का चार्ज कितना है? 0 है, ठीक है। फोटॉन का चार्ज कितना है? 0 है, या फोटॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले आइंस्टाइन का दिया हुआ एक रिलेशन देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, which is m equals to m naught, m equals to m naught by root over 1 minus v square by c square। कौन क्या है मैं बोल देता हूं स्टूडेंट्स। m naught is rest mass of a particle, of any particle। m naught is rest mass of a particle, और m क्या है? m है मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ, यह है रेस्ट मास ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। मतलब जब वो पार्टिकल रेस्ट पे होगा तब उसका मास क्या होगा, और m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने ये प्रूफ किया था, ठीक है, कि बहुत फास्ट विथ हाई वेलोसिटी जब एक पार्टिकल मूव करता है उसका मास जो है वो बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन मास बढ़ता रहता है, ठीक है। m क्या है? सेम पार्टिकल का मास जब वो मूव कर रहा है विथ स्पीड v, और ये है रेस्ट मास, मतलब जब वो रेस्ट पे था तब उसका मास था m नॉट। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हम लोग रेस्ट मास ऑफ फोटोन निकालते हैं। रेस्ट मास ऑफ फोटोन निकालते, देखते कितना आता है, ठीक है। तो इस रिलेशन से m नॉट क्या होगा? m मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। नाउ फॉर ए फोटोन स्पीड तो c है, ठीक है। अगर कुछ भी मीडियम का बात नहीं हो रहा है तो वैक्यूम का बात हो रहा है। सो फॉर ए फोटोन स्पीड तो c है, सो देयरफॉर m नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? m रूट ओवर 1 माइनस v के जगह पे क्या बैठेगा? c बाई c। v के जगह पे c बिठाया तो c स्क्वायर बाई c स्क्वायर 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई सब कुछ 0, सो इम्प्लाइज m नॉट इक्वल्स टू 0। फोटोन का रेस्ट मास 0 आया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन is 0। रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? फोटोन का रेस्ट मास 0 आया, इसका मतलब दैट इज फोटोन कभी रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, रेस्ट में कभी होता ही नहीं है। दैट इज फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट
नेक्स्ट ये रब कर दो स्टूडेंट्स, ये रब कर दो। नेक्स्ट, from Einstein's mass energy relation, from Einstein mass energy equivalence या mass energy relation, हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ अ फोटोन कैसे देखते हैं? तो एक फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, एक रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी है न्यू, उसके फोटोन का एनर्जी कितना होगा? एच न्यू। ठीक है, उसके फोटोन का एनर्जी क्या होगा? एच न्यू। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इक्विवेलेंट मास, फोटोन का इक्विवेलेंट मास अगर m पकड़ ले तो फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस हम लोग mc² लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो। तो यहां से m कितना होगा? m होगा h न्यू बाई c²। तो ये हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ ए फोटोन। नेक्स्ट, नंबर 9, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन निकालते हैं। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन देखते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा मोमेंटम का, लेकिन वो निकाला जा सकता है। सो मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी किसका? फोटोन का। फोटोन का, ठीक है ना। तो फोटोन का वेलोसिटी क्या है? c। कोई प्रॉब्लम? नो। सो इम्प्लाइज p इक्वल्स टू mc। तो यहां से एक c यहाँ पे लेके आ जाइए, तो mc इक्वल्स टू क्या होगा? h न्यू बाई c। एक सी यहाँ पे लेके आ जाइए, mc इक्वल्स टू क्या होगा? h न्यू बाई c। सो मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज h न्यू बाई c। यही तो हम लोगों ने लिखा था स्टूडेंट्स। ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना चाहते हैं वो भी लिखा जा सकता है। c इक्वल्स टू क्या है? न्यू लेमडा। c इक्वल्स टू क्या है? न्यू लेमडा। तो न्यू न्यू कैंसिल। c इक्वल्स टू क्या है? न्यू लेमडा। तो न्यू न्यू कैंसिल। सो मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज h बाई लेमडा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स, एक नोट लिखता है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। फॉर ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, फॉर ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब स्टूडेंट्स सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, सिंगल वेवलेंथ मतलब एक ही वेवलेंथ और एक ही कलर, ऐसे भी आप बोल सकते हो। So for a monochromatic source of light, students, पावर का मतलब क्या होगा? पावर, मान लेते हैं एक बल्ब है जो कि मोनोक्रोमेटिक है, मतलब उससे सिंगल वेवलेंथ का ही लाइट निकल रहा है। एक बल्ब है जो कि मोनोक्रोमेटिक है, मतलब जिससे सिंगल वेवलेंथ का ही लाइट निकल रहा है, उसका पावर क्या होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, तो पावर का जनरल मतलब क्या था? एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड लिख लेता हूं, पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, मैं पर सेकेंड लिख लिया। एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड। थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, बहुत इजी है। और पावर को मैंने पी लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी जो छोड़ रहा है एक बल्ब, एक मोनोक्रोमेटिक बल्ब जो एनर्जी छोड़ रहा है, एनर्जी तो फोटॉन्स के फॉर्म में छोड़ेगा। एनर्जी किस फॉर्म में छोड़ेगा? फोटॉन्स के फॉर्म में छोड़ेगा ना। एनर्जी तो कंटिन्यूअस नहीं छोड़ा जा सकता,
रेडिएशन में एनर्जी किस फॉर्म में रहता है? फोटॉन्स के फॉर्म में रहता है, पैकेट्स के फॉर्म में रहता है। तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी कैरी कौन कर रहा है स्टूडेंट्स? फोटॉन्स। एनर्जी कैरी कौन कर रहा है? फोटॉन्स। तो देखिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नंबर ऑफ photons emitted पर सेकेंड, ये क्या लिखा हम लोगों ने? मुझे निकालना है एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है ना? उसी को पावर कहेंगे, उस बल्ब का पावर या उस लाइट सोर्स का पावर, ठीक है ना? तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड मैंने क्या लिखा है कहां पे? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एनर्जी कैरी कौन करेगा स्टूडेंट्स? एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, एनर्जी कैरी कौन करेगा? फोटॉन्स। तो ये निकाल लेते हैं कि कितना फोटॉन्स एमिट हो रहा है पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ ए फोटोन कर देंगे, एक एक फोटोन का एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिंगल वेवलेंथ का बात हो रहा है, सिंगल कलर का बात हो रहा है, तो सिंगल अगर वेवलेंथ है या सिंगल फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब हर एक फोटोन का एनर्जी तो सेम ही होगा, ठीक है ना? समझ में आया ना? थोड़ा मन लगा के देखना है स्टूडेंट्स। और P इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड की जगह पे N लिख लेते हैं और एनर्जी ऑफ ए फोटोन की जगह पे E लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है? लेकिन P इक्वल्स टू N ही बोलने से नहीं होगा। आप यहाँ पे मैंने जो भी लिखा पूरा मन लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स? कौन क्या है पूरा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये पहला एग्जांपल है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन हुज एनर्जी इज 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक फोटोन का एनर्जी आपको दिया हुआ है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस फोटोन का जो मतलब वो फोटोन जिस रेडिएशन का फोटोन है उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी निकालना है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ध्यान दीजिए। हम लोग को पता है कि E इक्वल्स टू H नहीं होता है एक फोटोन का एनर्जी, ठीक है ना? सो इम्प्लाइज E के जगह पे हम लोग बिठा देंगे 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट SI में देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे मैंने लिखा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, नेक्स्ट H is Planck's constant which is approximately 6.63 multiplied by 10 to the power minus 34। ठीक है, multiplied by frequency। तो यहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना? इस इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकल के आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल, if a light of wavelength 4950 angstrom अच्छा is viewed as a continuous flow of photons। obviously लाइट को हम लोग continuous flow of photons के हिसाब से देख सकते हैं। what is the energy of each photon in electron volt? आराम से निकाल सकते हैं। रेडिएशन का यानी कि लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना? सो ध्यान दीजिए प्लीज, वेवलेंथ दिया हुआ है 4950 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकालना है, वेवलेंथ दिया हुआ है। सो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या होगा स्टूडेंट्स? H नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होता है? hc बाय लैम्डा। ठीक है ना? सो इम्प्लाइज E इक्वल्स टू H इज प्लैंक्स कांस्टेंट
6.63 multiplied by 10 to the power minus 34 C 3 multiplied by 10 to the power 8 और wavelength of radiation या wavelength of light is this. ठीक है, तो सब कुछ तो स्टूडेंट्स एसआई में बिठाया. आप एसआई में बिठाओगे सब कुछ अगर एसआई में बिठाओगे तो एनर्जी किस में आएगा? एसआई में आएगा, यानी कि जूल. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए पूछा. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. ठीक है, तो इक्वल चीज है, ऊपर नीचे तो लिख ही सकते इक्वल चीज. ठीक है ना, तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऊपर लिखेंगे और 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 19 जूल को नीचे इसलिए लिखा, इक्वल चीज है ना, तो इक्वल चीज तो ऊपर नीचे लिख ही सकते. तो इसको नीचे इसलिए लिखा जिससे कि जूल कैंसिल हो जाए. अभी पूरा रिजल्ट किस में आ चुका है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ चुका है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी. स्टूडेंट्स मोनोक्रोमेटिक, हाँ मतलब सिंगल वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 multiplied by 10 to the power 14 hertz is produced by a laser. अच्छा ठीक है. The power emitted is 2 multiplied by 10 to the power minus 3 watt. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? What is the energy of each photon in the light? तो वो तो आराम से निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी पता है, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी पता है, तो एक एक फोटोन का एनर्जी तो आराम से निकाल सकते हैं. क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल्स टू एच न्यू. ठीक है ना. नंबर 1 इट इज 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 34 और फ्रीक्वेंसी कितना? 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 14. ठीक है, तो एनर्जी आ जाएगा इन जूल. क्लियर? नेक्स्ट नंबर 2, how many photons per second are emitted by source? How many photons per second are emitted by source? तो स्टूडेंट्स P equals to NE. ये क्या था? N क्या था? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ही तो था, राइट? नेक्स्ट, so N equals to P by E. पावर वो तो दिया हुआ है, पावर एमिटेड तो दिया हुआ है. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन यहां से बिठाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, एनर्जी ऑफ फोटोन यहां से बिठाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड निकल के आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, मैंने किसी एक क्वेश्चन में देखा था कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 2 मिनट क्या होगा वो निकालना है. तो अगर 5 सेकंड में कितना होगा वो अगर पता है तो इन 2 मिनट्स भी पता होगा ऑब्वियसली. एक मिनट में 60 सेकंड होता है, सो 2 मिनट्स में 120 सेकंड होगा. अगर 1 सेकंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहा है ये, तो 2 मिनट्स में क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 120 सेकंड्स. समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम्स में. तो स्टूडेंट्स आपको कुछ मेटल्स दिया हुआ है और मेटल्स का वर्क फंक्शन का वैल्यू भी दिया हुआ है. ठीक है ना. व्हाट इज वर्क फंक्शन ये आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में. इफ ईच ऑफ दिस मेटल्स इज एक्सपोज टू ए रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, मतलब इन तीनों मेटल्स पे रेडिएशन छोड़ा जाएगा, लाइट छोड़ा जाएगा, बेसिकली फोटॉन्स आके गिरेगा जिसका वेवलेंथ होगा 300 नैनोमीटर. क्वेश्चन इज विच ऑफ देम विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाई. सो पहले जो रेडिएशन है उसके फोटॉन्स का एनर्जी निकालते हैं. ठीक है ना, उसके फोटॉन्स का एनर्जी निकालते हैं. सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है. सो आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है, तो क्या होगा? E इक्वल्स टू एच न्यू. वेवलेंथ दिया हुआ है ना, तो हम लिख लेंगे
hc by lambda। ठीक है, h is 6.63 multiplied by 10 to the power minus 34, c is 3 multiplied by 10 to the power 8 और वेवलेंथ दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। सो 300 और नैनो की जगह पे लिखेंगे 10 to the power minus 9 मीटर। तो सब कुछ SI में है, हो जाएगा जूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो नो। नेक्स्ट मुझे लाना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया हुआ है। अगर मैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब एक फोटोन का एनर्जी अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकालूंगा तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा? तो स्टूडेंट्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 जूल। तो जूल जूल कैंसिल, अभी आ चुका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहना है। तो ऊपर है 6.63, ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे 10 to the power minus 34 सब लिख लेता हूँ। 10 to the power minus 34, 10 to the power 8, ये वाला को भी ऊपर लेके आते हैं 10 to the power 19, इसको भी ऊपर लेके आते हैं 10 to the power 9। ठीक है, ये भी एक होगा 10 to the power 2 ऊपर आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power minus 2। ठीक है ना, तो ये वाला लिख लिया, लिखा, ये ऊपर लेके लिखा, ये भी ऊपर लेके लिखा, देन अच्छा ये ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या रहा? 3 तो कैंसिल हो गया, 1.6। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, ये -34 और ये -2 हो गया -36। ठीक है, और बचा ये तीनों। ठीक है, तो ये 19 और 9, 19 और 9 क्या होगा स्टूडेंट्स? 28, 28, 28 एंड 8, 28 and 8, 36. So 10 to the power 36 and 10 to the power minus 34 minus 10 to the power minus 2. It's again 10 to the power minus 36. So 10 to the power minus 36 and 10 to the power plus 36 हो गया 10 to the power 0, मतलब 1। इसको छोड़ दो। So it's 6.63 divided by 1.6। तो एक बार कैलकुलेटर मार देता हूँ, आप लोग मत मारना। 6.63 divided by 1.6, ये आया कुछ 4.14375। तो हम लोग 4.14 ही लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट। इसका मतलब 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन, लेट्स कॉन्सेंट्रेट, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटॉन्स आके गिर रहा है, और फोटोन अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। मेटल सरफेस में आके गिर रहा है, तो मेटल सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको फोटोन अपना एनर्जी देगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है, सो प्लीज कंसंट्रेट। इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी चाहिए जस्ट निकालने के लिए? इस मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ कितना एनर्जी चाहिए निकालने के लिए? 1.92। इसी को ही तो वर्क फंक्शन कहते हैं। और उस पे आके गिरेगा 4.14 वाला, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन अपना एनर्जी उसको अगर देगा, 4.14 इलेक्ट्रॉन वाला फोटोन अगर अपना एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को देगा, तो क्लियरली दिख रहा है कि 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर देन 1.92, इज ग्रेटर देन 1.92। इसका मतलब इसके सरफेस का इलेक्ट्रॉन को जब ये एनर्जी मिलेगा जो कि उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो वो निकल के आएगा। क्लियर, क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। इसका है 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर देन 2.15। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या था स्टूडेंट्स? वर्क फंक्शन क्या था? पूरा क्लियर 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 करके आगे बढ़ना है। वर्क फंक्शन था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है, टू एस्केप फ्रॉम द, टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो मिनिमम इतना चाहिए
फोटोन आके इस एनर्जी का फोटोन आके अपना एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो 4.14 इज ग्रेटर देन 2.15, सरफेस का इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा इस केस में भी। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, इस केस में कितना एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए सरफेस के इलेक्ट्रॉन को, 4.17। एक एक फोटोन के पास कितना एनर्जी है जो आके गिर रहा है, 4.14। क्लियरली दिख रहा है कि 4.14 इज ग्रेटर देन 4.17। सरफेस के इलेक्ट्रॉन को, फॉर दिस मेटल, सरफेस के इलेक्ट्रॉन को जब फोटोन अपना एनर्जी देगा, एक इलेक्ट्रॉन को जब फोटोन अपना एनर्जी देगा, क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज लेस देन 4.17। तो मिनिमम तो 4.17 चाहिए, उससे कम मिलेगा तो कैसे निकल के आएगा। इसका मतलब विच ऑफ देम विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये था क्वेश्चन। सो दिस वन, ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्यों? क्योंकि जो फोटोन आके गिर रहा है उसका एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से कम है। ये फोटोन कितना एनर्जी देगा एक इलेक्ट्रॉन को, इस मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी देगा, इतना एनर्जी देगा, और उसको निकलने के लिए कितना चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? आया। सो वाई का आंसर इसलिए ये है कि the work function of this metal is greater than the energy of incident photon. Clear?